तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जल रंग क्या है। जल रंग क्या है और हमारे बंगाल शैली में अवनी बाबू वास पद्धत के जनक जाने जाते हैं। तो मन में दिमाग बैठता है कि एक तरफ तो वास पद्धत भी कहा जा रहा है और एक तरफ जल रंग भी कहा जाता है। देखिए प्रश्न कैसे पूछा था, प्रश्न पूछा गया था, ये सब आए हुए हैं एग्जाम में, तो यहाँ से हम अपने चीज़ों को दृढ़ कर लेंगे, हम चीज़ समझ लेंगे कि प्रश्न का स्टाइल क्या रहा है पूछने का। देखिए लिखा है अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। अब अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, पहला आया था सेरीग्राफ, फिर दूसरा अपारदर्शी, तीसरा जल रंग तकनीक और चौथा पोर्ट्रेचर। तो यहाँ तो ये हो गया कि जल रंग तकनीक है। दूसरा प्रश्न फिर आया था कि वास चित्रण पद्धत का जन्मदाता कौन है। तो वास चित्रण पद्धत का जन्मदाता कौन है, तो हम कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनी बाबू। अब दिमाग में ये आएगा कि ये जल रंग तकनीक क्या है। एक तरफ तो जल रंग तकनीक कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि वास पद्धत का जनक, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगर कहीं दोनों दे दिया कि अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, जल रंग तकनीक भी दिया है विकल्प में, वास पद्धति भी दिया है, और चूंकि हम पढ़े रहेंगे दिमाग में ये बना रहेगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर जानते हैं जल रंग तकनीकी, और ये भी पढ़े रहेंगे तो कि वास पद्धत के भी जनक हैं, तो दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो दिमाग में जब कन्फ्यूजन हो जाएगा तो ऐसी अवस्था में जो उचित आंसर होगा वो वास पद्धति है। और इस चीज़ को हम समझते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए अगर आप देखें कि जल रंग क्या है, तो पहले तो एक चीज़ ये जान लें कि जल और रंग, जैसे हम पढ़ते हैं तैल रंग, तो तैल और रंग दो शब्द मिले, एक तरफ तेल है एक तरफ रंग है। यानी तेल में क्या हो सकता है, अलसी का तेल हो सकता है, फिर क्या हो सकता है जो है वार्निश का भी प्रयोग किया जाता है, तारपीन के तेल को प्रयोग किया जाता है रंगों में, तो इसलिए बन गया तैल रंग। ऐसे हम समझेंगे जल रंग। तो देखिए जल रंग जो है एक तरफ जल है, अब कल्पना जैसे छोटे बच्चे जब घरों में पेंटिंग करते थे तो जल और रंग वो दोनों का प्रयोग करते थे। तो जल भी होता था और रंग भी होता था, ब्रश भी होता था। तो जल और रंग की तरह हम प्रयोग करेंगे। उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जल और रंग हमने एक समझाने के पर्पज से, रियलिटी नहीं है इसमें, एक जस्ट डेमो कह सकते हैं। जैसे हमने एक पहले तो ये जानिए कि जल रंग तकनीकी में जो हम कागज का प्रयोग करेंगे, पहला प्रश्न ही यहीं से बनता है। तो दिमाग में ये बैठा लेंगे कि हम जा रहे हैं चित्रकारी करने, तो चित्रकारी कैसे करेंगे, जल रंग से करेंगे। तो उसके लिए हम जल लेकर आएंगे, उसके लिए रंग लेकर आएंगे, उसके लिए ब्रश लेकर आएंगे। इन सब से प्रश्न बना है, ये सब से प्रश्न है। अभी ऐसा लगेगा कि एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। अभी देखिए प्रश्न कैसे निकलते हैं और एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए हमने ये पहले तो चित्रण धरातल है, चित्रण धरातल है जिस पर हम चित्रकारी करेंगे। अब चित्रकारी करेंगे तो प्रश्न आता है पहले कि इस जो पेपर को पकड़ा है हमने, इसी पर एक प्रश्न बनता है कि जल रंग चित्रकारी। देखिए यहाँ हमने प्रश्न क्या लिखा था, आया था कि जल रंगीय पेंटिंग को, सॉरी ये पूछा गया था कि जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है। जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है, यानी इसके जल रंग जब हम चित्रकारी करेंगे तो कौन सा पेपर यूज करेंगे। आया था कि लकड़ी का, कैनवास का, हस्त निर्मित कागज का, कि लेदर का। तो ये जान लीजिए पहला जो दिमाग में प्रश्न ये बनना चाहिए कि जो हम चित्रकारी करने जा रहे हैं उसमें कागज का कैसा प्रयोग करेंगे। तो उसमें कुछ कागज हैं, जैसे तो इसके लिए मोटा और कड़ा कागज होना चाहिए, मोटा और कड़ा कागज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा है कि इस पे कैंट सीट भी, कैंट सीट इसके लिए एक पेपर आता है वो भी। और हमने ये देखा था कि अवनींद्र बाबू भी जल रंग तकनीक के जो है जाने जाते हैं। एक ये तो जल रंग के लिए वो जो पेपर मंगाते थे उस पेपर का नाम था कार्टेज पेपर। अभी इस पर हम पेपर पे ही जिस पर चित्रकारी कर रही है इसी पे जो प्रश्न आते हैं, आता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर
जो है जल रंग चित्रकारी करने के लिए कौन सा पेपर यूज करते थे, तो वो होगा कार्टेज पेपर। और ये कहाँ से मंगवाते थे, ये भी प्रश्न आया है, तो ये इंग्लैंड से मंगवाते थे। तो इस आधार पे तो एक कार्टेज पेपर हम प्रयोग करेंगे जल रंग तकनीकी में। मोटा और कड़ा कागज, हल्का सा खुरदुरा भी हो जिससे रंग बैठ जाए। तीसरा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए कैंट सीट का भी प्रयोग किया जाता है, और वाट्समैन भी एक कागज आता है। तो ये भी विकल्प में अगर रहेगा इनमें से कि चाहे हैंडमेड सीट दिया रहेगा यानी हस्त निर्मित कागज दिया रहेगा, कैंट सीट दे सकता है, मोटा भी दे सकता है, क्योंकि प्रश्न आया है। प्रश्न इसमें देखिए हमने देखा था, प्रश्न आया था टीजीटी 2005 में आया था कि जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। तो इसमें यहाँ पर विकल्प दिया था चिकना, मध्यम, मोटा और पतंगी। तो एकदम पक्का हो गया कौन सा होगा, मोटा। तो ये पक्का हो गया कि इससे प्रश्न आते हैं कि जब हम जल लेंगे, रंग लेंगे और जब चित्रण भूमि पर यानी जो धरातल होगा उस पर हम चित्रकारी करेंगे, तो चित्रकारी करेंगे तो वो धरातल कैसा हो, तो हम देखेंगे कि वो धरातल कैसा होना चाहिए। उसके लिए जो कागज का प्रयोग करते हैं वो पहला तो एक तो मोटा और कड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी समझेंगे, मोटा और कड़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर हैंडमेड सीट कागज भी इसके लिए उपयुक्त है। उसके बाद कैंट सीट भी इसके लिए उपयुक्त है। उसके बाद इसके लिए जो है वाट्समैन और कार्टेज पेपर, ये सब इसके लिए चित्रण के लिए इस तरह का धरातल, ये नाम है, कागज के नाम हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है कि कैसा होगा, जल होगा रंग होगा। अब देखिए क्या होगा, अब हमने जल और रंग घोला। अब देखिए जल को रंग में डाल दिया और डाल के उसको घोला। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अब समझाने के लिए मान लो सपोज दैट कि इसी में घोल लिया, अब समझने के लिए इसी में घोल लिया। अब घोल लिया तो इसको हम पैलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, पैलेट। आया था टीजीटी 2021 में, ये आया था कि पैलेट का संबंध किससे है, चित्रकला से, मूर्त कला से, ग्राफिक कला से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जल और रंग को किस में घोल रहे हैं। एक पात्र होगा, उस पात्र का नाम होगा पैलेट। तो पैलेट का संबंध क्या है, चित्रकला से है। ये भी प्रश्न आया था। जैसे भी आप देखेंगे तेल रंग में पढ़ेंगे तो तेल रंग में तेल को जिस पात्र में रखा जाता है उसका नाम डीपर है, और जिस पर उस कैनवास, तेल रंग में जो कैनवास जो धरातल होता है, उस धरातल को जिस पर रखा जाता है, जैसे हम मोबाइल में आपका यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने मोबाइल रखा है, लगा रखा है, मोबाइल के लिए एक स्टैंड हमने लगा रखा है। तो ये स्टैंड, तेल रंग में इस स्टैंड को ईजल कहा गया है, ईजल। तो ईजल का संबंध तेल रंग से है। ईजल क्या है, तो ईजल जिस पर कैनवास को रखकर, यानी वो स्टैंड है ईजल, और उसके ऊपर कैनवास लगा देते हैं और फिर उसको साइजिंग और प्राइमिंग करके फिर चित्रण करते हैं। तो ऐसे ही जो है पैलेट जो होता है उसमें जल और रंग मिलाकर उसमें घोल तैयार करते हैं। उसमें जल रंग रखने का एक पात्र है, फिर उसके बाद में ब्रश डुबो कर फिर उसमें चित्रकारी करते हैं। अच्छा, अब चित्रकारी यहाँ अब ये भी प्रश्न बन गया। और फिर उसके बाद में चित्रकारी कैसे होती है, जल रंग तकनीक क्या है। तो देखिए जल रंग तकनीक क्या है, हम इसको देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको हम सीधा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने मतलब समझाने के लिए ये जो कलर लिया है, ये कलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ हल्का है, यहाँ से थोड़ा और डार्क हुआ, गाढ़ा हुआ, यहाँ से और थोड़ा डार्क हुआ है। तो जल रंग में जो चित्रण किया जाता है, तो क्यों अगर इसमें हम देखिए रंग जो लगाए हैं तो रंग में पारदर्शिता बनी है। ये जो सफ़ेदी है पहले ऐसे इतना, यहाँ तो हम भी थोड़ा डार्क किए हैं। जल रंग जब चित्रण किया जाता है तो एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पानी का रंग, एकदम बिल्कुल पूरी ये सफ़ेद पृष्ठ, जो कागज़ का सफ़ेद पृष्ठ है, ये दिखता है। जल रंग में पारदर्शिता होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर ये भी प्रश्न बनता है जल रंग क्या है, कैसा है, तो पारदर्शी होता है। जो बंगाल शैली में जो तकनीक अपनाई गई, जल रंग तकनीक या वास तकनीक, तो उसमें रंग क्या होता है कि पारदर्शी हो जाता है, क्योंकि जल अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। तो पहले बहुत लाइट कलर करेंगे, फिर उसके बाद में अच्छा इसको जब कलर कर लेंगे तो एक चीज़ है, एक शब्द जुड़ गया, वास। ये जल रंग हो रहा है, जल भी है और रंग भी है। अब वास कहाँ से आ गया, तो देखिए ये जापान में
चित्रों को क्या करते थे, धुलते थे, वाश करते थे। अब इस कागज को हम ले जाकर ऐसे बाल्टी में किसी पात्र में ऐसे डुबो दें, एक ये तरीका है। या कागज को हम टोटी खोल देते हैं और इस कागज पर पानी गिरता रहे और ब्रश से, देखिए तकनीक, धोना तो कपड़े भी धोते हैं, ऐसे नहीं धोना है, एक टेक्निक है, वाश टेक्निक, मतलब वाश को भी करेंगे तो एक टेक्निक से, एक विधा से, एक पद्धति से, तो उसमें ब्रश को ऐसे करते रहेंगे कि जिससे कागज पर बबल वबल ना बनने पाए और उसको ऐसे धोते रहेंगे। तो इस तरह से चाहे इसको डुबो दें, चाहे किसी तरह से भी आपको धोना रहता है। पूरा का पूरा पेज भी डुबा दिया जाएगा। अच्छा, तो पूरा का पेज डुबा दिया जाएगा तो इस रंग में जो कुछ भी पहले चरण में, पहले लेयर में, तो इसमें भी कुछ मोटे तत्व होंगे, जो भद्देपन होंगे, वो रंग धुल जाते हैं। तो इससे खूब बढ़िया आभा चमक के पारदर्शिता भी बनी रहती है और चमक भी आती रहती है। फिर दूसरी में, और जब निकालेंगे पानी से कुछ देर सूखने देंगे धुलने के बाद में, फिर उसके बाद में दूसरी बार में जहाँ देखेंगे उपयुक्त है, फिर उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, है ना, जहाँ छोड़ना है। और एक चीज़ याद रखिए कि जल रंग में अगर किसी चीज़ को हल्कापन लाना है तो सफ़ेदी, जो ये कागज़ की सफ़ेदी है ना, इसी सफ़ेदी को बरकरार रखेंगे। जल रंग में बहुत लाइट लेंगे, मतलब कि उसको हम वैसे छोड़ देंगे, उसके लिए किसी हल्केपन के लिए किसी और रंग का ऐड नहीं करेंगे। बस कागज़ की ही सफ़ेदी को, जितनी मात्रा में सफ़ेद, बहुत ज़्यादा सफ़ेद रखना है तो उतनी मात्रा को ही हम रंग नहीं लगाएंगे। यानी धुलने के बाद उसको अगले चरण में जब दूसरी बार रंग लगाएंगे, क्योंकि इसमें धुला जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, फिर जहाँ ज़रूरत होगी फिर डार्क किया जाएगा, जहाँ पर हल्कापन लाना है उसको वैसे छोड़ दिया जाएगा। तो दूसरे चरण में थोड़ा और गाढ़ा किए, फिर डुबोए, फिर निकाले, फिर उसके तीसरे चरण में, मतलब हर चरण में, यहाँ तो नाम ले रहे हैं, फिर तीसरी बार, मतलब शब्द पे नहीं कि तीसरे चरण, चौथे चरण, ये कह बार रहे हैं। अभी इसका देखिएगा कि फिर अगली बार, अब इसको हम ऐसा कहें अगली बार फिर हम अब इसको क्या करेंगे, फिर और ज़रूरत लगी हमें कहाँ पर डार्क करना है, कहाँ पर शेड करना है, ठीक ना, तो लाइट रहे कि मतलब छाया और प्रकाश की जो पद्धति है वो बनाने के लिए हम फिर से इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। तो इस तरह से फिर हम उसको क्या करेंगे, जल में डुबो देंगे, फिर सूखने देंगे, फिर ज़रूरत लगी जहाँ पर उसको हम कलर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जल रंग में हम कैसे कार्य कर रहे हैं। पहले लाइट, मतलब पहले हल्का लेंगे, तान इसे कहते हैं, पहले हल्के तान में, लाइट टोन में, फिर उससे थोड़ा जाएंगे तो यानी मध्यम में, उससे और जाएंगे यानी थोड़ा और गहरे में, यानी लाइट टू डार्क, प्रकाश से छाया की ओर चलते हैं। तो प्रश्न बन गया, अब इसे भूलना ही नहीं है कि जल रंग में जो हम चित्रकारी करते हैं उसमें डार्क टू लाइट चलते हैं कि लाइट टू डार्क। तो हम देख रहे हैं पहले बहुत हल्का है, फिर थोड़ा और गाढ़ा हुआ, फिर और गाढ़ा हुआ है, और ऐसे क्रम में, यानी लाइट टू डार्क, यानी प्रकाश से छाया की ओर। तो प्रश्न आता है कि जल रंग तकनीक में हम कैसे काम करते हैं, तो हम लाइट टू डार्क करते हैं। अच्छा, यही तैल रंग में उल्टा हो जाता है। तैल रंग में क्या हो जाता है, ऐसे हम कर दें तो डार्क टू लाइट चलते हैं। तैल रंग में कैसे चलते हैं, डार्क टू लाइट, और जल रंग में कैसे चलते हैं, लाइट टू डार्क। तो ये बात समझिए। अब वाश क्यों कहा गया, वाश इसलिए कहा गया कि इसको जो भी हम चित्र करेंगे, जो भी हम चित्रकारी करेंगे, उसको क्या करेंगे, जो है रंग डालेंगे, और रंग डालने के बाद उसको पानी में डुबो देंगे, नहीं धोना पड़ता है। तो धोने के कारण वाश शब्द एक मिल गया। वाश माने धोना। किसको धोएंगे, चित्र को धोएंगे। तो चित्र को धोना यानी वाश टेक्निक इसी को कहा गया, यानी चित्र को धुलने की विधा के कारण वाश टेक्निक कहा गया। लेकिन चित्र बना कैसे है, जल रंग से बना है। किससे बना है, जल और रंग को मिलाकर बनाया गया है। और इसको मिलाने के बाद कार्य कैसे किया गया है, तो लाइट टू डार्क, यानी पहले हल्के तान में, फिर थोड़ा और गाढ़ा, फिर और गाढ़ा, इसलिए लाइट टू डार्क सिस्टम पे चलते हैं। और इससे एक और प्रश्न आया था, ये यूजीसी में आया था,
लिखा था कि वाश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। तो हमने ये देखा कि जब भी हम इसको वाश करेंगे, चित्र को वाश करेंगे, तो इसके जो कठोर तंत्र होते हैं रंगों के, वो क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो इसीलिए वाश टेक्निक का इजाद हुआ। कहाँ हुआ? जापान में। वैसे तो देखा जाए हमारी प्राचीन काल से ये परंपरा विद्यमान रही है। प्रागैतिहासिक काल में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी वाश पेंटिंग मिलेगा। तो अगर वाश पेंटिंग अगर विकल्प में आ जाता है कि वाश पेंटिंग, तो प्रागैतिहासिक काल दिया है तो वो भी सही होगा। बाद में इसको जो है जापान में हुआ, जापान से फिर आपके भारत में आया। बंगाल कलाकारों ने, बंगाल कला शैली के कलाकारों ने खूब धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जल रंग का। तो जल रंग, जल और रंग हो गया। जल रंग को जब से बना जो चित्र है उसको धुलते हैं तो वाश हो गया, तो वाश पेंटिंग किया। इसीलिए ये शब्द आ गया। 2 क्वेश्चन बना दिया था जो है चयन बोर्ड ने, क्या कि अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं जल रंग तकनीक के लिए। तो जाहिर सी बात है पहले वो चित्रकारी करेंगे, जल रंग का प्रयोग करेंगे। तो ये तो इसमें इंक्लूड है वाश पद्धति में कि जल रंग का प्रयोग होगा। उसके बाद फिर लिखा था कि वाश चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है। अब यहाँ वाश चित्रण पद्धति आ गया, यानी वाश माने धोना, किसको धोना? चित्रण यानी चित्रभूमि को, यानी कागज को जो उसमें बनाए हैं उसको धुला जाएगा। तो उसमें जो चित्र बनेगा वो भी धुलेगा और उसमें जो रंग लगा है वो भी धुलेगा। लेकिन इसमें जो कागज हमने कहा था कि कागज मोटा और कड़ा होना चाहिए, इसी कारण होना चाहिए। अभी हम नॉर्मल कागज ले लें तो आप लोगों का ये तो अनुभव ही होगी कि कागज एकदम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए मोटा और कड़ा होना चाहिए कि जिससे वो पानी की न्यून मात्रा को इतना सोखने की क्षमता मतलब उसमें ना रहे कि पतला कागज होगा, पानी सूखे पूरा कागज, पूरा चित्र बेकार हो जाएगा। इसलिए मोटा और कड़ा कागज, इसके लिए कागज दूसरी तरह का हैंडमेड, फिर हस्त निर्मित, हैंडमेड माने हस्त निर्मित कागज का प्रयोग करेंगे, कैंट सीट का प्रयोग करेंगे, कार्टेज पेपर का करेंगे। इन सब पेपरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए वाश चित्रण पद्धति का भी जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर कर देते हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं जल रंग तकनीकी। तो यही है जल रंग तकनीकी और वाश चित्रण। तो आया था कि वाश पेंटिंग में जो है यूजीसी में कि वाश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। तो बिल्कुल बात है, बिल्कुल सत्य बात है कि ये हमेशा याद रखना। भी बंगाल शैली के कलाकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमेशा लिखा रहेगा धूमिल वर्ण संयोजन, यानी कि ये इस तरह के जो चित्र बनते हैं थोड़ा सा पारदर्शी होते हैं। इन चित्रों में पारदर्शिता होती है, साथ साथ धूमिल होते हैं। धूमिल मतलब थोड़ा सा फेड दिखेंगे लेकिन रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो वाश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब है कि उसके जो मोटे मोटे अवयव थे रंग के, जो कठोर तत्व थे वो धुल जाते हैं। उसकी जो आभा, जो चमक वाले चीज रंग में रहती है वो बनी रहती है। फिर उसमें दूसरा कारण दिया था, तो कथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या दिया था? क्योंकि पानी के द्वारा घुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं। पानी के द्वारा जब हम पानी में उसको डुबोते हैं चित्र को, तो पानी के द्वारा जो चित्र में जो रंग लगाया गया उस रंग में मौजूद जो ठोस तत्व हैं वो क्या है, निकल जाते हैं। तथा केवल रंगों की पारदर्शिता आभा, रंगों की पारदर्शिता आभा मतलब जल रंग क्या है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, एक पारदर्शिता देखने पर लगेगा। पारदर्शी आभा सतह पर बच जाती है, पारदर्शी सतह पर बच जाती है। तो इस तरह से ये भी कारण भी सही हो जाएगा। तो ये दिमाग में बनाए रखिएगा। और इसमें देखिए आया था एक और, इसमें कमाल का बढ़िया है, इसको समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं। वाश तकनीक की रेखाएं, देखिएगा, एक तो वाश तकनीक समझ लिए, जल रंग तकनीक समझ लिए, और उसके बाद कह रहा है कि रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं। वाश तकनीक की रेखाएं, तो जाहिर सी बात है कि हम चित्र को धुल रहे हैं इसलिए तो उसे वाश कहा गया। और चित्र जो है वो चित्र बना किससे है? रेखा का प्रयोग करेंगे ना, चाहे कुछ भी चित्र बनाएंगे तो उसमें रेखा का तो प्रयोग होगा, क्योंकि चित्रकला का मूल तत्व ही रेखा है। और ये यहीं से नहीं, प्रागैतिहासिक काल में ही रेखाओं का तो भरपूर प्रयोग किया गया और वहाँ कमाल की रेखाएं कहीं कटी फटी नहीं है। यानी भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा है। तो जो हमारे बंगाल शैली के चित्रकारों ने जिस रेखा का प्रयोग किया वो रेखा भारतीय शैली से ही प्रेरित थी। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, चीनी कला में आप देखेंगे जो रेखा है वो कोण युक्त है, ज्यामेट्रिकल है, ज्यामितीय आकार में आप देखेंगे। हमारे प्रागैतिहासिक काल में देखिए ज्यामितीय चित्रण बहुत हुए हैं। तो चीनी
जो है ईरान में भी देखेंगे तो कोणीय रेखा है, चीन में भी देखेंगे तो कोणीय रेखा है। हालांकि चीनी अभी आएगा वाष्प पद्धति में, तो पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ की रेखाएं कैसे हैं, गोलीय युक्त हैं, थोड़ा लयात्मकता है। तो यहाँ पर चित्रकला जो वाष्प तकनीक में है वो रेखाएं भारतीय कला से ले ली गई हैं, लेकिन जो वाष्प पद्धति है, जो धुलने की पद्धति, वो जापान से आई है। अच्छा, चित्र बना तो उसमें रेखा लिया गया, और वाष्प किया गया तो जापान से लिया गया, रेखा हमारा भारत से ले लिया गया। अच्छा, यहाँ चीनी भी आता है कि तकनीक कहाँ की है, तो चीनी जापानी। तो एक चीज़ जानिए, चीन में आलेखन है। आलेखन मतलब अलंकरण करना, आलेखन का मतलब समझिए अलंकरण करना। आप देखिए अजंता की गुफा में भी आलेखन हुआ है, आपके जो है जैन शैली में भी, पाल शैली में भी आलेखन हुआ है। और इतना ज़्यादा कहीं कहीं तो जैन शैली में इतना ज़्यादा आलेखन, इतना ज़्यादा अलंकरण कर दिया गया है कि चित्र ही विकृत हो गया। और ऐसी अवस्था में अगर हम आप देखें तो यहाँ भी आलेखन हुआ है। तो ये जो वाष्प पद्धति होती है, तो वाष्प पद्धति में भारत की रेखाएं हो गई, और जो चित्र का अलंकरण करेंगे, अब अलंकरण भी कई तरह का प्राकृतिक अलंकरण होता है। जैसे अब देखिए घर वर में भी कोई रंगोली बनती है त्योहारों में, या घर को सजाया जाता है, तो आप विविध रूप से फूल पत्तियों से, पशु पक्षियों से जैसा सजा दें, जो अलंकरण कर दे, तो वो अलंकरण कहाँ से लिया गया है, चीन से। वो जो चित्र को धो रहे हैं उसको कहाँ से लिया गया है, जापान से। और जो इसकी मतलब रेखा भारत से, और धुलने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से। तो चीनी, तो तकनीकी कहाँ की हो गई, चीन जापान की, और रेखा कहाँ की हो गई, जो है भारत की। इसलिए ये प्रश्न बना था, प्रश्न भी आया था कि वाष्प तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं। जो रेखाएं हैं, चित्र बना, रेखा का प्रयोग किया, तो रेखाएं तो भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक कहाँ की है, वो चीन जापान की। तो जापान का क्यों, चीन जापान क्यों, क्योंकि जापान से हमने धुलने की टेक्निक इजाद सीख ली, और चीन का जो अलंकरण सिस्टम था वो अलंकरण ले लिया। रेखाएं हम अपनी ही रखें जो परंपरा से चली आ रही हैं, तो रेखा भारत से ले लिया। तो चीन और जापान तो ये विदेशी पद्धत है, रेखा हमारी भारतीय पद्धत है। तो इस तरह से जब हम जाने रहेंगे तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एक चीज़ और ये जाने रखिएगा कि इससे जो संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं उसको बहुत इसी इजी वे में लीजिए। मतलब अगर आप ये समझे हैं कि वाष्प पद्धत क्या है, धुलने की क्रिया को वाष्प पद्धत कहा गया, और रेखा कहाँ से ली गई है, भारतीय से ली गई है, तो इस तरह से पूरी तरह से हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक चीज़ और ये जान लीजिएगा कि जल रंग के जनक, यानी जल रंग का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था, तो 18वीं शताब्दी में। और इसके जनक कौन माने जाते हैं, पाल सैंड बाय इसके जनक है। और इनका जन्म हुआ था 1730 ईस्वी में, कहीं कहीं 1725 है, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो 1730 ईस्वी के कारण ये क्या बन जाता है, 18वीं शताब्दी। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि पूर्वार्ध क्या है, उत्तरार्ध क्या है, क्यों है। तो जन्म तिथि 1730, लेकिन इसको हम कहेंगे 18वीं। पाल सैंड बाय का ये जन्म तिथि है 1730। जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, और इन्हीं को जल रंग का जनक माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी अगर हम देखेंगे कि जर्मनी के अल्बर्ट ड्यूरर थे, उन्होंने जो है जल रंग तकनीकी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर हर एग्जाम में अगर आता है कि जल रंग के जनक कौन है, तो पाल सैंड बाय है। तो ये, और तैल रंग के जनक कौन है, तो तैल रंग के जनक हैं वान आइक बंधु हैं, ठीक ना, जिसमें जॉन वान आइक ने इसी जल रंग का, वो तैल रंग का प्रयोग करके मेमने की आराधना बनाई थी। तो ये दिमाग में बनाए रखिएगा। तो इस तरह के वाष्प चित्रण क्या है, जल रंग तकनीकी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसी से संबंधित हम एक देख लेते हैं। एक प्रश्न और आया हुआ था कि एक प्रश्न ये भी आता रहता है कि जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोया जाता है, जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाया जाता है। तो ये जान लीजिए, इसके लिए कोई निश्चित वो नहीं है, चरण है। बस लेयर टू लेयर रंग चढ़ाते जाएंगे, लाइट टू डार्क की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और हम पानी में डुबोएंगे
चित्र को धुलेंगे, सुखाएंगे, फिर आवश्यकता अनुसार, यानी ये आवश्यकता अनुसार धुला जाता है। यानी कि जब चित्रकार को लगता है कि रंग का समायोजन हो गया था, रंग का समायोजन हो गया कि कहाँ पर कितना हमें डार्क देना था, कहाँ पे लाइट करना था, तो ये जब हो जाता है तो उसके बाद में धुलना बंद हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि आवश्यकता अनुसार, कि जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा आवश्यकता अनुसार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आप पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ाई को बंद मत करिएगा, जिससे सफलता आपके हाथ ही लगे। और जिसने बंद कर दिया पढ़ाई विज्ञापन के फेर में कि अभी जो है संदेह की स्थिति बनी है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना जारी रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही होना है, देर सवेर चाहे जब होना है। और इसमें उसको ही कामयाबी मिलेगी कि जो कम से कम मान के चलिए कि 110 क्वेश्चन का आप आंकड़ा लगा के चलिए। और ऐसी स्थिति में हमें टाइम चाहिए, तो ठीक है ये टाइम मिल रहा है, ऊपर वाला चाह रहा है कि थोड़ा सा टाइम मिले, है ना। तो आप लगे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।